बढ़ चुकी है आरसीबी की टेंशन। केएल राहुल रहेंगे लखनऊ में। हो सकता है दोस्तों मुंबई और केकेआर के बीच आईपीएल का पहला ट्रेड। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1309वां एपिसोड। आज 29 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी दिन भर की 10 बड़ी आईपीएल खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे भाई फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो जैसा कि हमने कल कहा था, जहीर खान को ऑफिशियली दोस्तों मेंटोर घोषित कर दिया गया है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का। हालांकि पद उन्हें कुछ और दिया गया है, लेकिन उनका जो बेसिक रोल रहेगा वो कोच और मेंटोर का रहने वाला है। कल कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों गोयनका ग्रुप के हेड ने की। गोयनका ग्रुप वही ग्रुप है जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के मालिक हैं और उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट जहीर खान को लेकर कर दिया। आपको बता दूं दोस्तों, आज से लगभग 25 दिन पहले हमने सबसे पहले पूरे इंडिया में सबसे पहले हमने ये खबर ब्रेक की थी कि जहीर खान मेंटोर बनने वाले हैं और अब ये खबर सही हुई है। तो भैया जहीर खान के लिए, लखनऊ के लिए लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों। ऐसे बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस की डील को छोड़कर, टीम को छोड़कर आखिर कितने की डील मिली है लखनऊ में जहीर खान को, वो समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर और इस बड़े पद के लिए बड़ी सैलरी जहीर खान को मिली है। इससे पहले वो मुंबई इंडियंस के ग्लोबल क्रिकेटिंग ऑपरेशंस को हेड कर रहे थे, वहां से इन्हें सैलरी ज्यादा मिली है। 3 से 5 करोड़ के बीच में दोस्तों इनको टोटल साल का मिलेगा जहीर खान को। जहीर खान का रोल मात्र 2 महीने के आईपीएल तक सीमित नहीं रहेगा, उन्हें साल भर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर काम करना पड़ेगा। तो जाहिर है जहीर खान एक बड़ा और मोटे पैसे के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में गए हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहाँ से बात करते हैं तो भैया केएल राहुल को लेकर भी गोयनका ग्रुप के हेड संजीव गोयनका ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ दी और ये कंफर्म कर दिया कि केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में ही रहेंगे। उन्होंने रविश कर दी वो सारी एग्जिट की रिपोर्ट को। हालांकि अभी भी दोस्तों कहानी में बड़े बड़े पेच है, क्या क्या पेच है आगे इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि केएल राहुल जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में ही स्टे करने वाले हैं, ये कंफर्म है। क्योंकि संजीव गोयनका ने इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि केएल राहुल को लेकर वो मात्र एक बात कहेंगे कि केएल राहुल इज अ फैमिली। तो जाहिर है उन्होंने केएल राहुल को फैमिली कहा है और वो रिटेन होने वाले हैं। कितने में रिटेन होंगे, क्या रिटेंशन अमाउंट होगा, ये तो जब बीसीसीआई की रिटेंशन पॉलिसी आने वाले 1 हफ्तों में आएगी उसके बाद पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल की टीम अब नहीं बदलने वाली है, ये तय हो चुका है। लेकिन चौथी बड़ी रिपोर्ट भी दोस्तों केएल राहुल से जुड़ी हुई ही आ रही है। केएल राहुल कप्तानी नहीं कर सकेंगे। जी हाँ, बेशक उन्हें रिटेन किया जाएगा, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने उनसे कप्तानी की कमिटमेंट नहीं की है। केएल राहुल लगातार 2-3 दिनों से बातचीत में थे लखनऊ सुपर जायंट्स के और वो रिटेन होना चाहते थे, तो उन्हें रिटेन जरूर किया गया है। लेकिन अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे और उनकी कप्तानी के ऊपर अंतिम फैसला नीलामी के बाद लिया जाएगा। अगर नीलामी में कोई बड़ा कप्तान, बड़ा खिलाड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को मिलता है एज ए कैप्टन, देन केएल राहुल को जो है वो कप्तानी नहीं दी जाएगी। तो जाहिर है केएल राहुल की कप्तानी को लेकर मामला अभी भी वैसे का वैसा फंसा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं अब दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और केएल राहुल का कोलैबोरेशन अब नहीं होगा। जाहिर है अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में केएल राहुल नहीं जा पाएंगे और यहाँ पर अब आरसीबी की टीम को भी रीथिंक करना पड़ेगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम चाहती थी कि केएल राहुल आए और केएल राहुल को वो कप्तान बनाती। राहुल खुद इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि जैसा कि मैंने कल आपको बताया आरसीबी का ऑफर 10 से 12 करोड़ का था और अगर राहुल रिटेन होते तो लगभग 19-20 करोड़ में रिटेन होंगे। ऐसी स्थिति में केएल राहुल ने सही समझा ज्यादा पैसों में लखनऊ में रहना। लेकिन अब आरसीबी की प्रॉब्लम क्या है, आरसीबी को अब कप्तान ढूंढना पड़ेगा। नीलामी में ऐसा कोई बड़ा खिलाड़ी होगा नहीं जिसको वो एज ए कैप्टन उसके पीछे पड़कर बोली लगा दे, जो कि फाफ डू प्लेसेस जैसे कद के खिलाड़ी को रिप्लेस कर सके। मात्र एक ऐसा खिलाड़ी है वो रोहित शर्मा है, लेकिन क्या रोहित शर्मा के ऊपर 40, 20, 30, 40, 50 करोड़ रुपए खर्च करने की स्थिति में आरसीबी रहेगी? ये सोचने वाली बात रहेगी। रोहित शर्मा एक ब्रांड प्लेयर है और ऑलरेडी आरसीबी के पास विराट कोहली है, तो क्या ये कितने बड़े ब्रांड प्लेयर के साथ रोहित को लाना आरसीबी चाहेगी? ये भी सोचने वाली बात है। आरसीबी का प्लान यही था कि केएल राहुल को लाकर कप्तान बनाया जाए और आने वाले 5 से 8 साल आरसीबी के सुरक्षित कर लिए जाए। लेकिन अब रिपोर्ट दोस्तों यही है कि आरसीबी को रीथिंक करना पड़ेगा। क्या विराट को फिर से कप्तान बनना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में इस पर जरूर लिखना, क्योंकि मेरे हिसाब से आने वाले 4 सालों तक विराट कोहली कप्तानी और कर सकते हैं आरसीबी के लिए, क्योंकि विराट ने जिस पल पर कप्तानी छोड़ी थी वो शायद कप्तानी छोड़ने की स्थिति थी नहीं किसी खिलाड़ी के लिए।
और मेरे हिसाब से आने वाले 3-4 साल विराट को कैप्टन रहना चाहिए। तो विराट एज ए कैप्टन हमें दिख सकते हैं अगर इन्हें कोई प्लेसिस का विकल्प नहीं मिला। तो प्लेसिस 40 साल के हो गए हैं और उनका रिटायरमेंट करीब है। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं दोस्तों। ये खबर रोहित शर्मा के हवाले से निकल कर आ रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स अभी भी प्राइमरी रूप से रोहित शर्मा को ही टारगेट करेगी। रिपोर्ट यही है, कंफर्म हुई है लखनऊ के सोर्सेस के हवाले से कि 50 करोड़ रुपए का पर्स अलॉट कर रखा हुआ है रोहित शर्मा के ऊपर। और अगर रोहित शर्मा नीलामी में जाते हैं तो 50 करोड़ के आसपास की बिडिंग रोहित शर्मा के ऊपर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम करेगी। तो रोहित शर्मा अभी भी प्राइमरी माफ कीजिए टारगेट लिस्ट पे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के है। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया एक बड़ी ट्रेडिंग एक्सपेक्ट हो सकती है इंडियन प्रीमियर लीग में, बहुत बड़ा ट्रेड हो सकता है। और ये ट्रेड हो सकता है दोस्तों श्रेयस अय्यर और सूर्या यादव के बीच। केकेआर ने प्रपोज किया है मुंबई इंडियंस के सामने ये ट्रेड। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि केकेआर चाहती है कि सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस में चले जाए और मुंबई इंडियंस से श्रेयस अय्यर ट्रेड होकर केकेआर की टीम में आ जाए और ये जो ट्रेड है ये कंफर्म हो जाए। हालांकि अभी तक मुंबई इंडियंस ने इस बारे में कोई बातें की नहीं है। मुंबई इंडियंस की टीम सूर्या यादव जैसे प्लेयर को ट्रेडिंग में तो कतई नहीं जाने देगी। हाँ, अगर बिल्कुल रूप से सूर्या यादव अड़ गए कि नहीं भैया मैं तो जाऊंगा ही केकेआर में, तो हो सकता है ट्रेडिंग हो जाए। लेकिन अभी की स्थिति में ट्रेड होगा या नहीं इसके चांसेस ना के बराबर ही आप समझ कर चलिए। केकेआर ने ये ट्रेड प्रपोज किया। पिछले साल के विनिंग कप्तान श्रेयस अय्यर को हटाने में केकेआर कोई कोतूहल नहीं बरत रहा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि केकेआर को भी पता है कि पिछले साल जो इन्हें सक्सेस मिली थी उसमें बहुत बड़ा रोल गौतम गंभीर का था और कप्तानी का कितना रोल था ये केकेआर को पता है। दैट्स व्हाई श्रेयस अय्यर को छोड़ने में केकेआर बिल्कुल भी जो है वो नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई दोस्तों एक बड़ी ट्रेड एक्सपेक्ट केकेआर ने जरूर की है, बट मुंबई रेडी नहीं है क्योंकि सूर्या यादव को कौन छोड़ेगा भाई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की। तो रविचंद्रन अश्विन ने इंपैक्ट प्लेयर रूल के पॉजिटिव गिना दिए। कुछ दिन पहले रविचंद्रन अश्विन ने कहा था कि इंपैक्ट प्लेयर रूल नहीं होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं नॉट बैड, इट गिव ए लिटिल मोर वैल्यू टू द स्ट्रेटेजी। उन्होंने कहा कि भैया इंपैक्ट प्लेयर रूल तो अच्छा है और इंपैक्ट प्लेयर रूल तो होना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेटेजी को थोड़ी सी वैल्यू करता है। अगर आप स्ट्रेटेजी बनाने में एक्सपर्ट है तो इंपैक्ट प्लेयर रूल का आप अच्छे से इस्तेमाल कर कुछ बहुत अच्छी चीजें कर सकते हो, मैच जीत सकते हो। ये कह रहा है रवि अश्विन। आपकी क्या राय है ये आप इस पर अपनी बता दो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। मेरे हिसाब से दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर रूल पर अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ है वो मिक्स्ड रहा है। बीसीसीआई के सामने कुछ टीमों ने कहा था कि इंपैक्ट प्लेयर रूल नहीं रहना चाहिए, तो वही कुछ टीमों ने दूसरी तरफ कहा था कि इंपैक्ट प्लेयर रूल रहना चाहिए। कुछ टीमों का तर्क ये था कि इससे ऑलराउंडर्स की भूमिका खत्म हो जाती है और मैच एक तरफा हो जाता है। कुछ टीमें कह रही थी कि स्ट्रेटेजी को बढ़ावा मिलता है। आपकी क्या राय है आप लिख दो कमेंट बॉक्स में। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय नीचे लिख दो। आगे बढ़ते हैं, नौवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने एक बड़ा रेवोल्यूशन कर दिया। उन्होंने कह दिया 80% डोमेस्टिक सिलेक्शन थ्रू एआई। वो कह रहे हैं कि भैया हमारी जो डोमेस्टिक सिलेक्शन हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो रहा है। 80% जो हमारी डोमेस्टिक टीमें चुनी जा रही है वो एआई के जरिए चुनी जा रही है। अब ये किस तरह की बात इन्होंने की है भाई मुझे समझ नहीं आता। इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई अगर आप एक टीम सेलेक्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ डेटा देखकर टीम सेलेक्ट नहीं कर सकते। एआई सिर्फ डेटा पर काम करता है। आपको खिलाड़ी के बारे में कई सारी ऐसी डिटेल भी पता होनी चाहिए जो कि टीम सेलेक्शन में महत्वपूर्ण हो। अगर कोई खिलाड़ी इमोशनली ब्रेक्ड है, अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड है या कोई भी ऐसी स्थिति है, मान लीजिए उसके मेडिकल कंडीशन सही नहीं है, तो आप उसको एआई के जरिए सेलेक्ट नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों पाकिस्तान जो भी कर रहा है उल्टा ही करता है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। डेविड मलान ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इंटरनेशनल क्रिकेट से 36 साल की उम्र में इंग्लैंड के डेविड मलान रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब वो सिर्फ लीग क्रिकेट खेलते रहेंगे। लीग क्रिकेट में उनकी अनुपस्थिति थी, पैसा ज्यादा लीग क्रिकेट में है, इसलिए उन्होंने सोचा कि भैया कोई मतलब है नहीं। 36 साल के ऑलरेडी हो चुके थे, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा अब सिलेक्शन की उम्मीदें खत्म होती चली जा रही थी। आने वाले 2 सालों में फिर टीम में भी सिलेक्शन नहीं होता, तो उन्होंने सोचा है कि आने वाले 5 साल भैया अब अच्छे से लीग क्रिकेट खेलकर पैसा बनाया जाए। तो मलान का संन्यास हो चुका है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबर। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। यूट्यूब कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया। अपनी राय लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।